पंडित शब्द को अवसरवादी के विकल्प के रूप में देखना पेपर बनाने वाले की जहरीली मानसिकता को स्पष्ट करता है। यह गलती नहीं है, ये एक साजिश है और सोच समझकर की जा रही है। पंडित शब्द जो आता है, यह जो जातिवादी खेल पेपर में खेला जाता है, स्कूल कॉलेजों में खेले जाने का प्रयास किया जाता है। मैं तो यहाँ विकास भवन में अक्सर जाया करता हूँ। जातिवादी मानसिकता को लेकर अधिकारी बैठा हुआ है, जातिवादी मानसिकता को लेकर कर्मचारी बैठा हुआ है। संविधान के प्रति कोई कमिटमेंट अब इस जातियों का नहीं रह गया है। इनको अपनी जात के प्रति कमिटमेंट है, इनका अपने जातीय आकाओं के प्रति कमिटमेंट है। इनका भारत सरकार से कोई तादाद नहीं रह गया है, संविधान से कोई तादाद नहीं रह गया है। प्रशासन का जो उद्देश्य है कि सबको समान रूप से देखिए, उससे कोई तादाद नहीं रह गया। मनुस्मृति को पढ़ लीजिए, जन्म तो जायते शूद्राः, जन्म से शूद्र होते हैं सभी। जन्म से पंडित हो नहीं सकता, ज्ञान से ही पंडित होता है। पंडित का एक अर्थ विद्वान भी होता है। तो आपने इसको सिर्फ एक ब्राह्मण से क्यों जोड़ दिया? रिजर्वेशन की तीसरी पीढ़ी प्रशासन में अपनी पैठ बना चुकी है। पहली पीढ़ी रिजर्वेशन पाने के बाद ओबलाइज महसूस करती थी और उसको ऐसा उसकी बात से लगता था कि वह शासन और प्रशासन और समाज से अनुग्रहित है और ये मानती है कि उसके पिछड़ेपन का कोई न कोई निराकरण खोजा जा रहा है। लेकिन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इसको प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि उस वर्ग ने इसको अपना अधिकार मान लिया है और बिना अपनी योग्यता को बढ़ाए हुए जातिवाद के आधार पर ही सारी सुविधाओं को प्राप्त करने का तरीका मान लिया। यूजीसी एक्ट की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी तो उसके बाद घूसखोर पंडित आ गई। वो थोड़ा सा शांत हुई तो अब नया आ गया। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द का चयन अभी परसों दरोगा की परीक्षा में जो 4 विकल्प दिए गए, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, उसमें पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सत्यवादी। आखिर ब्राह्मणों को पर ही टारगेट क्यों? प्रश्न ये है। हमारे साथ कुछ कचहरी में कुछ अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सनातनी सरकार आखिर सनातन पर ही प्रहार क्यों और सनातन के जो सबसे बड़े शिरमौर कहे जाने वाले पंडितों को ही प्रहार क्यों, जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पंडित पर ही प्रहार और पंडितों की कही जाती सरकार, सनातनी सरकार, हिंदुओं की सरकार। जितना आपने अभी जोड़ा है टाइटल, मुझे लगता है कि ये सारे टाइटल बेकार हैं। सरकार ना तो सनातनियों की है, ना ही पंडितों की है, ना ठाकुरों की है। सरकार संवैधानिक रूप से चुनी हुई एक सत्ता दल में बैठा हुआ व्यक्ति है। ये अलग बात है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है वह सनातन धर्म का ध्वजवाहक है। एक बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा है पंडितों पर प्रहार और आपने विकल्प क्या लिया? जो एसआई की परीक्षा हुई उसमें 4 ऑप्शन आए कि अवसरवादी, क्या आपने बताया? अवसरवादी कौन? हाँ, उसमें अवसर के अनुसार बदल जाने वाला व्यक्ति, पंडित, अवसरवादी, निष्कपट, हाँ, और सत्यवादी। अब अगर आप गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को देखिए तो क्या पांडित्य या पंडित सिर्फ आप ब्राह्मणों को ही समझते हैं? जी। रविदास पंडित नहीं थे, कबीर पर आज रिसर्च हो रहे हैं। पंडित का मतलब सिर्फ आपने जन्म से जोड़ लिया क्या? मनुस्मृति को पढ़ लीजिए, जन्म तो जायते शूद्राः, जन्म से शूद्र होते हैं सभी। जन्म से पंडित हो नहीं सकता, ज्ञान से ही पंडित होता है। पंडित का एक अर्थ विद्वान भी होता है। तो आपने इसको सिर्फ एक ब्राह्मण से क्यों जोड़ दिया? जितने भी लोग हैं, यद्यपि सरकार ने इस पर एक्शन लिया, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई, लेकिन मेरा सीधा सा सिद्धांत है, आप हमेशा हर विषय में नकारात्मक क्यों सोचते हो? अभी वकीलों के लिए आप कहोगे वकील तो कोर्ट में दलाली करता है, वकील जाके बाबू को पैसा देता है, वकील ढंग से शोषण करता है, ये भी आप बोलोगे नकारात्मक देखना है। जबकि वही वकील जब कोई फंसता है तो उसी वकील के पास आता है, रात के 12 बजे वही कोर्ट भी खुलवाता है। तो आपका नज़रिया कैसा है, चश्मा कैसा है, किस नजरिए से आप देखते हो, उस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। मुझे लगता है यद्यपि जिसने भी पेपर सेट किया उसने गलत किया, शब्दों का चयन उसका उत्तम नहीं था। एसआई की रैंक की परीक्षा होने वाली थी, शब्दों के चयन को लेकर एक साहित्यिक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन इसको टोटली ब्राह्मण से जोड़ देना,
किसी और से जोड़ देना, मैं इसको अनुचित समझता हूँ। मुझे लगता है मीडिया को इस पर विराम लगाना चाहिए। कैसे इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भैया ने बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात कही, लेकिन पेपर में इस तरह का प्रश्न बनाना, प्रशासन में, शासन में, शिक्षा संस्थानों में बैठे हुए लोगों की जातिवादी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है। यह खेल हम खेल रहे थे 1993 से, जब रिजर्वेशन लगाया। आज रिजर्वेशन की तीसरी पीढ़ी प्रशासन में अपनी पैठ बना चुकी है। पहली पीढ़ी रिजर्वेशन पाने के बाद ओबलाइज महसूस करती थी और उसको ऐसा उसकी बात से लगता था कि वह शासन और प्रशासन और समाज से अनुग्रहित है और ये मानती है कि उसके पिछड़ेपन का कोई न कोई निराकरण खोजा जा रहा है। लेकिन लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इसको प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि उस वर्ग ने इसको अपना अधिकार मान लिया है और बिना अपनी योग्यता को बढ़ाए हुए जातिवाद के आधार पर ही सारी सुविधाओं को प्राप्त करने का तरीका मान लिया है। और ऐसे लोग जो प्रशासन में आए, यूजीसी में भी आपने देखा जिस तरह से पिछड़े वर्ग को एससी एसटी के बराबर किया गया। एक्चुअल में शासन ये चाहता है कि एससी एसटी ओबीसी में जो विभेद है वो ख़त्म हो जाए, एससी एसटी ओबीसी एक वर्ग बन जाए और एक बड़ा वोट बैंक बन जाए। इस जो वर्तमान सरकार है वो इस पैराए पर चल रही है। पंडित शब्द जो आता है, यह जो जातिवादी खेल पेपर में खेला जाता है, स्कूल कॉलेजों में खेले जाने का प्रयास किया जाता है। मैं तो यहाँ विकास भवन में अक्सर जाया करता हूँ। जातिवादी मानसिकता को लेकर अधिकारी बैठा हुआ है, जातिवादी मानसिकता को लेकर कर्मचारी बैठा हुआ है। संविधान के प्रति कोई कमिटमेंट अब इस जातियों का नहीं रह गया है। इनको अपनी जात के प्रति कमिटमेंट है, इनका अपने जातीय आकाओं के प्रति कमिटमेंट है, इनका भारत सरकार से कोई तादाद नहीं रह गया है, संविधान से कोई तादाद नहीं रह गया है। प्रशासन का जो उद्देश्य है कि सबको समान रूप से देखिए, उससे कोई तादाद नहीं रह गया है। पंडित शब्द को अवसरवादी के विकल्प के रूप में देखना पेपर बनाने वाले की जहरीली मानसिकता को स्पष्ट करता है। यह गलती नहीं है, ये एक साजिश है और सोच समझकर की जा रही है। लगातार प्रशासनिक कार्यवाहियों को आप देखिए, थानों को आप देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय को आप देखिए, पूरी की पूरी तरह से आपकी एप्लीकेशन जातियों के आधार पर निस्तारित हो रही है। आपके एनजीओज को फंडिंग, आपके लोक कल्याणकारी कार्यों में मदद, ये सब जात के आधार पर तय होने लगा है। इस विश्व वृक्ष को हमने 1992 में बोया था और इस फसल को, इस समाज को काटना पड़ेगा। समाज कटेगा, समाज मरेगा। जातिवाद जिस स्तर पर है, इस देश को कुछ 2-4 मिसाइलों से, 2-4 बड़े बड़े अनुसंधानों से आप ताकतवर नहीं कह सकते। यह देश अंदर से खोखला हो रहा है, अंदर से टूट रहा है, अंदर से ध्वस्त हो रहा है। जी, क्या कहेंगे? मैं इस प्रश्न पर अपना खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। शासन प्रशासन हर स्तर पर इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा संविधान जात पात से बढ़कर एक सामाजिक रूप से बनाया गया बहुत बड़ा संविधान है, जिसके तहत पूरा ही देश चलना चाहिए। और चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे पेपर बनाने वाले हों या सॉल्व करने वाले हों, किसी को भी इस जातिगत क्वेश्चन पर बहुत सबको आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए और इसका कभी पुनः इसका रिपीट ना हो, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और संविधान के तहत ही किसी भी दशा में इस देश को संविधान के तहत चाहे जिस स्तर पे लाना हो, उसको संविधान के अंतर्गत लाना चाहिए और संविधान के तहत ही कार्य करने के लिए उसको बाध्य करना चाहिए। जिसने पेपर बनाया, आज की डेट में ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वो क्वेश्चन बनाने वाला कौन सी जात का था। हाँ, जिसने बनाया गलत किया, पूरी तरीके से गलत किया और इस गलत के लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए। इसके लिए शासन भी दोषी है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस उसको हमेशा से ऑलवेज दिया जाना चाहिए। योगी जी ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है इस पर, क्योंकि योगी जी एक ऐसा नेता हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो जातिवाद के खिलाफ चल रहे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर कालिख लगी हुई है, उसने कालिख को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कोई जातिवाद के खिलाफ जवाबदेही नहीं तय की अपनी। यूजीसी वाले प्रकरण में वो मौन साधे हुए हैं, वो पूरी तरह से गेम खेल रहे हैं। लेकिन एकमात्र योगी जी ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि पंडित शब्द भी गलत है और जो जातिवाद का खेल खेल रहे हैं
उनके चेहरों को पहचानिए और उनके नकाब को हटाकर उनकी असलियत को जानिए। क्या कहेंगे सर? अगर पंडित शब्द को ब्राह्मण से ना जोड़ करके विद्वान से जोड़ा जाए तो विद्वान का अपमान है अवसरवादी कहा जाना। और कुछ लोग इसकी व्याख्या अलग तरीके से कर रहे हैं कि ये अवसरवादी शब्द पंडित शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। पंडित की कोई जाति नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक विद्वान के लिए अवसरवादी शब्द का उपयोग करना प्रश्न पत्र में ये कहाँ तक उचित है। और योगी जी ने जो इस पर कार्रवाई की है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और ये चाहता हूँ कि कठोरतम कार्रवाई हो ऐसे प्रश्न पत्र बनाने वालों के ऊपर। अंत में आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, लगभग सभी की बातें वही हैं जो हमने कहा। सनातन कभी भी जातियों में नहीं रहा, भारत कभी भी जातियों में नहीं रहा। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इसके पूर्व में भी देखिए, वैदिक काल से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं रहा। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देश को तोड़ने में लगी हैं। आप उसके उदाहरण और हमारे पड़ोसी देशों में देख सकते हैं। देखिए, अकेले योगी मोदी के बस की कुछ नहीं, वो सत्ता में बैठे हुए सिर्फ नियंत्रण करते हैं, करता सब कोई और है। जैसे आप यहाँ बना रहे हैं वीडियो, तो किसी को नहीं पता वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन सोशल मीडिया, व्यक्ति की आज़ादी, उसके तहत आप कर रहे हैं। ठीक वही स्थिति वहाँ होती। मैंने पहले भी कहा, जो शब्दों का चयन हुआ वो गलत हुआ, प्रश्न पत्र बनाने वाले ने गलत किया। और जहाँ तक यूजीसी की बात है, बहुत सारे कमेंट्स है। मैंने तो अपना कई सारा पॉडकास्ट भी किया है, गया भी था, चर्चाओं में भी रहा। आज भी मैं कहता हूँ, यूजीसी अगर आप एक एक शब्द पढ़ेंगे, हाँ कुछ जलेबी बनाई है उसी शब्दों की। जैसे आपको स्टेक होल्डर जोड़ना है तो आप पहले एग्रीड पढ़िए, फिर जो इक्विटी कमेटी उसको पढ़िए। सिर्फ उसमें प्रतिनिधित्व देने की बात आई है, फिर बोल रहा हूँ मैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा महिलाओं को भी बार एसोसिएशन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या पूरी कमेटी सिर्फ महिलाओं की हो जाएगी? बिल्कुल उसी तर्ज पर अभी आपने बार काउंसिल में भी देखा, दिव्यांगों के लिए भी बात आई थी इलेक्शन के दौरान बार काउंसिल के, तो उसमें ये हुआ ठीक है, इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बोले अब तो इलेक्शन चल रहा है, सब कमेटीज में रखेंगे। उसी तरह से प्रतिनिधित्व जो उसमें आया कि अमुक 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 को प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, उसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे फिर साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया? स्टे इसलिए दे दिया कि चूंकि जो प्रतिनिधित्व था किसका कितना रहेगा, इस चीज़ का एलोकेशन नहीं हुआ था। इसलिए मैंने फिर कहा कि उसकी जो भाषा थी वो जलेबी थी, उसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र था। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे पंडित जी भी हों। अगर लोगों का कहना था अरे वो पंडित जी के खिलाफ कुछ होगा तो शिकायतें कहाँ जाएंगे? अरे भाई स्टेक होल्डर्स पढ़िए ना, एग्रीड पर्सन उसमें डिफाइंड पढ़िए ना, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड उसकी डेफिनेशन पढ़िए ना, डिस्क्रिमिनेशन में कहाँ पंडित जी को अलग किया गया है। तो भ्रांति फैलाने में लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, बुराई बहुत तेज़ फैलती है, अच्छाई लोगों को समझने में कम समय लगता है। ये थोड़ी सी दिक्कत है, समझना नहीं चाहते क्योंकि भावनाओं में होते हैं, और जहाँ भावनाएं आवेग में होती हैं वहाँ पर बुद्धि कुंद हो जाती है, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज को तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं वो विफल होंगी। हिंदू भारतीय है, भारतीय हिंदू है, ये मान के चलते हुए हम चलते हैं, और यही हमारा संविधान भी कहता है। हम इसी व्यवस्था के तहत ही रहते हैं। अपनी अपनी पूजा पद्धति की अलग अलग विषय हो सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, वो कुछ और हो गया, वो दलित हो गया, ओबीसी हो गया। ओबीसी और दलित में आप क्या समझते हैं? वो हिंदू नहीं है। अभी एक अंगद यादव जी हैं, लगातार वीडियो बनाते हैं बेचारे, वो कहते हैं मैं गाय भैंस चराने वाला आहिर। आप क्या कहोगे, सनातनी नहीं है वो? तो ये आदमी का कॉन्सेप्ट है। निगेटिविटी में जितने जाइएगा, आप यहाँ खड़े हैं, अगर आपको निगेटिविटी आने लगे ना तो आप समझ लीजिए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के जो शेड्यूल दी गई है उसमें आप मेंटल इलनेस के शिकार हो रहे हैं। तो ये मानसिक बीमारी हो रही है, ये पैदा की रही धीरे 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 हो रहा है। योगी जी ने इसके लिए जो है जांच का आदेश दे दिया है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल इस तरह जातीय जहर का होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।